हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की टॉपिक वाइज सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं पॉलिटी के। इस सीरीज में हम जितने भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये सीरीज का फायदा आपको ये होगा कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों ही केस में ये सीरीज आपको बेनिफिट देगी। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पर फ्रेम होते हैं। क्योंकि जो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। रिपीट नहीं होते तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन जो होता है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और दूसरा, जब आप पढ़ के फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपने जो भी पढ़ा होता है ना वो आपके माइंड में स्टिक हो जाता है। अगर आपने अभी नहीं पॉलिटी पढ़ा है तो भी आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं। फिर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोनों ही केस में आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये टॉपिक वाइज सीरीज है, मिक्स नहीं है, तो इसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हाँ, इसके पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ टॉपिक वाइज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था फंडामेंटल राइट। वो टॉपिक आपको जरूर से जरूर देखना है। उसके 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2। टोटल 70+ क्वेश्चंस मैंने उसमें किए हैं, वो आप जरूर जाकर देखिए। अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें फंडामेंटल राइट आता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल मतलब यूट्यूब पे डायरेक्टली सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल सर्च कीजिएगा, आपको टॉप पर ही मिल जाएगा सिविल सिग्नल नाम से चैनल। उसमें आप इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे जो टॉपिक अभी तक हमने बनाए हैं वो आपको क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 30 डेज अभी बचे हुए हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। और हम डे वाइज टारगेट फिक्स हमने किया है सिलेबस को खत्म करने के लिए। तो आप वो डे वाइज वाली सीरीज भी देख सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट होगा और आपका सिलेबस जो है विद इन द टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of Indian Constitution। मतलब कि जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात की गई है वो किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए द प्रियम्बल, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी है द 7th शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें मेंशन किया गया है। कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? तो आर्टिकल नंबर 50 में मेंशन किया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए, प्रियम्बल का आपको पता होना चाहिए, पार्ट 1 में आता है। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में आते हैं। 7th शेड्यूल 7th में आता है। ठीक है, 7th शेड्यूल में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 3 लिस्ट मेंशन की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 7th शेड्यूल में आता है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस एज के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 ईयर्स और ऑप्शन डी 18 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 45 में ये मेंशन है। लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21A आया था, जिसको हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। और 6 to 14 ईयर्स के एज की जो बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, Which part of the Indian Constitution deals with the directive principle of the state policy? कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है? तो ऑप्शन ए है पार्ट 1, ऑप्शन बी है पार्ट 3, ऑप्शन सी है पार्ट 4, ऑप्शन डी है पार्ट 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया गया है। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया है। पार्ट 3 में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था फंडामेंटल राइट के बारे में मेंशन किया गया। पार्ट 5 में किसको मेंशन किया गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में मेंशन किया गया। एक और होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, वो होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनने पॉलिटी पढ़ा है उनको पता होगा अटॉर्नी जनरल का कौन सा नंबर का आर्टिकल है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मॉरल फिलोसफी। कौन सा डीपीएसपी है जो गांधी जी के मोरल फिलोसफी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ऑप्शन ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ द फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउज, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। देखो ये सभी गांधी जी की मोरल फिलोसफी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो पुअर के फेवर में रहते थे, पुअर के बेनिफिट के लिए काम करते थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रोविजन ऑफ द फ्री लीगल एड एंड एडवाइस। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में, ये सारे ही डीपीएसपी, जो चारों ऑप्शंस में चारों ही डीपीएसपी है, ठीक है। फ्री लीगल एड एंड एडवाइस जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, मैन और वुमेन दोनों के लिए, अगर वो सेम काम करते तो उनको सेम पे मिलना चाहिए। ये किस में मेंशन किया गया, आर्टिकल 38 में मेंशन किया गया, और उसके भी पार्ट डी में मेंशन किया गया। प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज जो है वो किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया, याद रखिएगा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये किस में मेंशन किया है, आर्टिकल 49 में, ठीक है। ये अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे एंड तक, तो आपको जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी से रिलेटेड वो आपको जरूर याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ध्यान से बस ये वीडियो को देखना है, और अगर हो सके तो इसको कहीं कहीं पे थोड़ा नोट डाउन कीजिए। उससे क्या होगा आपको, क्योंकि चीजें हम पढ़ सुन के लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, in which one of the following is the promotion of the international peace and security mentioned in the constitution of India। किस में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी है 9th शेड्यूल। देखो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल में है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। 51 वाला जो आर्टिकल है उसमें पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। 50 कर दो तो सेपरेशन कर दिया है किसका, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, the articles of the Constitution of India which deals with the directive principle of state policy are। कौन से आर्टिकल्स हैं जो डीपीएसपी से डील करते हैं, तो ऑप्शन है 26 to 41, ऑप्शन बी है 30 से 45, ऑप्शन सी है 36 से 51, और ऑप्शन डी है 40 से 55। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 से 51, और ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है, ठीक है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट के भी आर्टिकल्स आपको याद रखने, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 12 से लेके 35 तक आते हैं। कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया where the directive principle of the state policy given precedence over the fundamental rights where they come into the conflict। देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें डीपीएसपी को ज्यादा प्रेसिडेंस दी गई थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मतलब कि डीपीएसपी जो है उसको फंडामेंटल राइट्स से ऊपर माना था। तो ये कौन से अमेंडमेंट में था, उसके ऑप्शन है 40th, 42nd, 44th एंड ऑप्शन डी है 46। तो देखो सबसे ज्यादा घोटाला किस अमेंडमेंट में हुआ था, तो वो था 42nd अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था, 1976 में आया था, इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। तो ये जो 1976 में ये जो अमेंडमेंट आया था उसमें सारी ऐसी नेगेटिव चीजें की गई थी, जैसे कि जो भी डिसीजन होगा
प्रेसिडेंट का उसको जुडिशियल रिव्यू से हटा देना, फिर ये डीपीएसपी को ज़्यादा वैल्यू देना फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें किस में हुई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुई थी। ठीक है, तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से बड़ा बना दिया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ हम एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि किसमें कौन कौन से केसेस थे जिसमें फंडामेंटल राइट को ज्यादा, डीपीएसपी को कम, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को बराबर माना था। ठीक है, तो पहला केस था चंपाकम दोईराजन केस, उसमें फंडामेंटल राइट जो था वो डीपीएसपी से बड़ा था। ठीक है, फिर आया था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में भी कौन बड़ा था? फंडामेंटल राइट जो था वो डीपीएसपी से बड़ा था, क्योंकि डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते थे। फिर आया लैंडमार्क जजमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें डीपीएसपी को बड़ा बता दिया फंडामेंटल राइट से। ये इन्होंने ब्लेंडर क्रिएट किया था। ठीक है, फिर आया था मिनर्वा मिल केस। जो भी गलती होती है उसको हमारी गवर्नमेंट सुधारती है। तो मिनर्वा मिल केस कब आया था? 1980 में आया था। और इसमें क्या बोला था? डीपीएसपी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच में क्या किया था? बैलेंस बनाया था मिनर्वा मिल केस ने। ठीक है, तो ये चारों जजमेंट आपको याद रखने हैं, किसमें फंडामेंटल राइट को ज्यादा, किसमें डीपीएसपी को ज्यादा बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, which of the following are stated as the directive principle of state policy by the article 51 of the constitution of India? कौन सा आर्टिकल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है? तो ऑप्शंस हैं, पहला प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड है मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, ये भी सही है। ऑप्शन 3 एनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो इसमें आर्टिकल 51 में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया गया है, ऑनरेबल रिलेशंस रखने हैं नेशंस के बीच में, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना है। ये तीनों ही बात आर्टिकल 51 में बोली गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर पूछा है, क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, पहले ही मेंशन कर लेना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंडिया में किस में मेंशन किया है? ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायती राज किस में मेंशन है? डीपीएसपी में मेंशन है। और कौन से इसमें मेंशन है? आर्टिकल 40 में मेंशन है। और ये जो डीपीएसपी है आर्टिकल 40, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पंचायती राज कौन से में? एक तो आर्टिकल 40 में आता है डीपीएसपी के, और इसी की वजह से ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। और इसमें लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और म्युनिसिपल गवर्नमेंट दोनों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किसमें मेंशन है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी डीपीएसपी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड ऑप्शन डी इज द इकोनॉमिक राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये हमने कितनी बार देख लिया अभी? डीपीएसपी में मेंशन है। कौन सा आर्टिकल? ये भी अब आपको याद हो जाना चाहिए, आर्टिकल 38D। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट is included in which part of the Indian Constitution? Again, option A preamble, option B fundamental right, option C DPSP, option D fundamental duties। तो ये वेलफेयर स्टेट की बात किस में की गई है? डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। और कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? आर्टिकल 38 में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4, 6 एंड 9। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए। उससे आपको एक तो आइडिया आता है किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दूसरा उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? कौन सा है जो इंक्लूडेड नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में? तो ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, ऑप्शन बी है राइट टू वर्क, ऑप्शन सी है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन डी है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है, वो डीपीएसपी में मेंशन नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ लिकर मेंशन है आर्टिकल नंबर 47 में, ठीक है। राइट टू वर्क मेंशन है आर्टिकल नंबर 38 में भी मेंशन है थोड़ा सा, 41 में भी मेंशन है राइट टू वर्क, ठीक है। राइट टू वर्क, ओल्ड एज, सिकनेस, ये सब राइट टू वर्क किसमें, आर्टिकल 41 में मेंशन है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क के आर्टिकल 38 में मेंशन है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही मैंने इसके पहले आपसे 48 और 49 में, अच्छा थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया 48 एंड 49 आर्टिकल में क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 48 में वैसे मैं आपको बता दूं, फिर भी आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर्टिकल 48 जो है वो स्लॉटर ऑफ काउज के बारे में बताता है। आर्टिकल 49 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है, मॉन्यूमेंट्स और मॉन्यूमेंट्स जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं या रिच हेरिटेज को सेव करने की बात करता है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छा ये मैंने बता दिया 48 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 के बारे में जरूर लिखिए कि वो किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस, वो टोल्ड इट। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा चेक है जिसको जब बैंक का कन्वीनियंस होगा तभी उसको पे किया जा सकता है। ऐसा किसने बोला था, क्यों ऐसा क्यों बोला था, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होता है, ये स्टेट के ऊपर दे दिया गया था। जब भी स्टेट कैपेबल हो वो इन सारे आर्टिकल्स में जो भी प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी स्टेट को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए ये बोला है कि जब बैंक का कन्वीनियंस होगा तभी वो इसको पे कर सकता है चेक, ठीक है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी के टी सेठ, ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस में आया था और इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने ऐसा बोला था, ठीक है। अच्छा बी आर अम्बेडकर ने एक और चीज बोली थी, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कौन सा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पहला, द स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment. The state shall not deny to any person equality before law. द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये भी गलत है। अनटचेबिलिटी एनफोर्समेंट, देखो नीचे वाले जो तीन हैं वो तीनों क्या है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन ए है, स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, ये जो है वो किसमें मेंशन है, डीपीएसपी में है। और इसका आर्टिकल भी याद रखना है आपको, 48A में है, ठीक है। 48 मैंने अभी बताया आपको कौन से आर्टिकल में है, तो वो स्लॉटर ऑफ काउस की बात करता है। 49 जो है वो रिच हेरिटेज को या मॉन्यूमेंट्स को सेव करने की बात करता है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर, ऑप्शन ए जस्टिसिएबल, ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल, ऑप्शन सी ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस आर जस्टिसिएबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल मतलब अगर कोई स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करा है तो हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। वही जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, जो डीपीएसपी है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का पर्पज क्या था। ऑप्शन ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी गांधीयन डेमोक्रेसी एंड ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो आपने अभी तक जितने भी डीपीएसपी देखे होंगे वो सोशल वैल्यूज और इकोनॉमिक वैल्यूज को बढ़ाने की बात करते हैं, जैसे सोशली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, फिर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following articles of the directive principle of state policy deal with the promotion of international peace and security। तो कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी का जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, तो ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 43 ए, ऑप्शन सी 48 ए, ऑप्शन डी 51। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 50
1 जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। आर्टिकल 48 अभी हमने देखा किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में करता है। 43A किसके बारे में बात करता है, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है। देखो आर्टिकल 43 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है, ठीक है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह की बात करता है। तो इसीलिए 43B एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था जो किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने की बात करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में किसमें मेंशन है, तो डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है। और आर्टिकल 41 किसकी बात करता है, जो ओल्ड एज सिकनेस होती है उनको प्रोटेक्शन देने की बात करता है, राइट टू वर्क की बात करता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा इसी के साथ आपको आर्टिकल 40 भी याद होना चाहिए, किसकी बात करता है, पंचायती राज की बात करता है। क्लियर, ये सारे आर्टिकल्स जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर जो भी पर्सन कमेंट बॉक्स में इन सारे आर्टिकल को एक बार लिख देगा ना, जैसे आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 38 से भी लिखता है। आर्टिकल 38 में क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। आर्टिकल 39 में क्या है, फ्री एंड लीगल एडवाइस है। फिर आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायती राज है। आर्टिकल 41 में, 42 में, 43 में, ऐसे लिखेंगे ना लाइन से तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। डीपीएसपी में कौन से प्रोविजंस हैं, पहला सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डीपीएसपी में मेंशन है। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 40 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, 40 में पंचायती राज की बात की है। देखो यूनिफॉर्म नंबर है ना 4 और 4, तो ऐसे याद हो गया कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट जो था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये भी हमारे डीपीएसपी में मेंशन है, किसमें है, आर्टिकल नंबर 40, अभी मैंने ऊपर बताया था। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया, ये कौन से में मेंशन है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को मैं अभी मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 43। अच्छा 43B का आप ऑप्शन लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसमें कौन सा मेंशन है। देखो मैं आपको इसलिए लिखने को बोल रही हूँ, इससे आपका फायदा है, आपको ज्यादा रिटेन होगा, ठीक है। चलिए 4th नंबर का, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है कि नहीं है, देखो है, क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं, राइट टू वर्क की बात करते हैं और उसमें वर्क विथ कल्चरल अपॉर्चुनिटी और लेजर की बात करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट डीपीएसपी को रिफ्लेक्ट करता है, तो चारों ऑप्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वैसे डीपीएसपी खत्म हो गया। देखो डीप अभी इस जो वीडियो में अभी लास्ट तक जिसने देखा होगा उसको सारे आर्टिकल्स वैसे मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, क्योंकि काफी बार रिपीट किए। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इस सीरीज को आपको फ्रूटफुल बनाना है, अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो जितने आर्टिकल्स हैं मैं जिसको बोलूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपको याद रहेगा, आपके माइंड की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसमें कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। और जो लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो 30 डेज वाली सीरीज जरूर देखिए, उसमें आपका डेली टारगेट सेट किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको और भी वीडियोस देखने हैं, जैसे तमिलनाडु क्लास 11th-12th की हिस्ट्री देखनी है, ज्योग्राफी की समरी देखनी है एनसीईआरटीज की, या फिर पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की रिवीजन सीरीज देखनी है, आप सब कुछ जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर सिविल सिग्नल नाम से। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन की तो वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।